नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो के माध्यम से हम आप तक हेल्थ से जुड़ी हर खबर पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। हम हमेशा ही किसी न किसी बीमारी की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एहतियात की, ताकि हम शुरुआत से ही स्वस्थ जीवन की नींव रख सकें। और ऐसा तब होगा जब हमारी अगली जनरेशन को हम एक सुरक्षा कवच देंगे, और ये सुरक्षा कवच है उनकी शुरुआती वैक्सीन। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन हमें कई अनचाही बीमारियों से बचाती है, इसलिए बच्चे के पैदा होने के साथ ही उन्हें बीसीजी और इन्फ्लुएंजा जैसी कई महत्वपूर्ण वैक्सीन दी जाती हैं ताकि बच्चा बीमारियों से बचा रहे। ये वैक्सीन कितनी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे को कब दी जानी चाहिए, आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान अपोलो हॉस्पिटल के एचओडी एंड सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रमनी रंजन। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर रंजन, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के हाथ में एक वैक्सीनेशन कार्ड दे दिया जाता है, तो जो ये वैक्सीनेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और कैसे काम करती है बच्चों में? वैक्सीनेशन या टीकाकरण ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे हम बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, जिसका मेडिकल टर्म है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जन्म के समय या फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती एंड बहुत बारी बच्चे एक्सपोज होते हैं ऐसी बीमारियों से, चूँकि उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। इसलिए वैक्सीन के माध्यम से हम उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं ताकि बच्चे ऐसी बीमारियों से लड़ सकें। जब हमारे पास वैक्सीनेशंस नहीं थे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी, बच्चे ग्रसित हो सकते थे और बहुत बच्चों की जान भी चली जाती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जिससे हम उन जानलेवा बीमारियों से अब बच्चे को बचा सकते हैं जी। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि बच्चे को कब से वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाती है और किस उम्र तक दी जाती है? जी, वैक्सीनेशन का सिलसिला बिल्कुल जन्म से शुरू हो जाता है। जैसे आपने पहले ही बताया कि जन्म के समय हम बच्चे को 3 वैक्सीन देते हैं, जिसमें से एक है हेपेटाइटिस बी, दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन और तीसरा बीसीजी जो कि टीबी से बच्चों को बचाती है। इसके बाद फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, ये सिलसिला फिर चला रहता है। अमूमन देखा जाए तो 2 साल तक वैक्सीनेशन या टीकाकरण थोड़ा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। सो देखा जाए तो जन्म से लेकर 15 साल तक हमें बच्चों को वैक्सीन देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर एडल्ट्स या वयस्कों की जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाता है। बहुत अहम सवाल है डॉक्टर, कई पेरेंट्स ना मिस कर देते हैं अपने बच्चे की जो वैक्सीन होती है ड्यू डेट पे, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम एक तो बच्चे की वैक्सीन डिले कितनी देर तक, कितने समय तक कर सकते हैं? कई बार बच्चे को फीवर आ गया तो आपने थोड़ा सा गैप ले लिया, तो माँ बाप बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चों को लेके, तो हम कितने गैप तक इस वैक्सीन को डिले कर सकते हैं? राइट, यथासंभव कोशिश होनी चाहिए कि जो ड्यू डेट है उसके अंदर ही वैक्सीन दे दी जाए, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे एक्सपोजर के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे और सघन यानी कि सीरियस बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि किसी कारणवश हम समय पर वैक्सीन नहीं दे पाते, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके उस वैक्सीन के अंदर अगर शेड्यूल के अंदर अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं। अमूमन देखा जाए तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा डिले नहीं है तो हम सेम शेड्यूल को कैरी कर सकते हैं एंड अगर लगे ऐसा कि कुछ वैक्सीन मिस हो गई है या काफ़ी समय पार हो गया है तो कैचअप वैक्सीनेशन के तहत इसको फिर कवर करना होता है। ये हमने कोविड टाइम में बड़ा देखा था, बहुत बच्चों की जो वैक्सीन थी, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे, बहुत मिस हुई हैं, तो उस चीज़ को हम अब कैसे कवर अप कर सकते हैं? जी, वैक्सीनेशन के दौरान भी कुछ एक कोविड के टाइम्स के दौरान भी कुछ एक वैक्सीनेशन ऐसे भी थे जिनको जिसको WHO की भी गाइडलाइंस आई थी, प्लस हमारे सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आई थी, जिनको हमने मिस नहीं करना चाहिए था। बट यस, इतना स्केयर था, इतना डरावना सिचुएशन था कि वैक्सीनेशन मिस हुई हैं, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो हम दे सकते हैं स्टिल, स्पेशली बच्चे अगर 2 साल के अंदर हैं तो वैक्सीन को हम दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं जहाँ पर छूटा था वहाँ से। और जैसा मैंने बताया, कभी कभी हम शेड्यूल में चेंजेस करते हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से या फिर कौन कौन सी वैक्सीन कितने डोजेस पड़ चुके हैं उस हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो अगर छूट भी गया है तो उसे कवर किया जा सकता है। सो टोटली मिस करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। डिले इज स्टिल ओके, प्रेफरेबली जैसे मैंने बताया यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि ड्यू डेट के अंदर ही वैक्सीन पड़ जाए। जी, अगला सवाल मेरा बहुत व्यवहारिक है कि हम ना
शुरुआत में तो काफ़ी अपना एक वो दिखाते हैं जोश बच्चों की वैक्सीन को लेके, पर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है हम भूलते जाते हैं बच्चे की वैक्सीन को। तो ये एक फर्स्ट बर्थडे हुआ बच्चे का, तो उसके बाद कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और ये बताइए पेरेंट्स को कि अगर मिस हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? राइट, सो अभी जब से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन ऐप्स आ गए हैं, उसके माध्यम से भी ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स आते हैं। प्लस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और एनरोल करते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, तो भी ऑटोमेटेड मैसेजेस आपके पास आते हैं उम्र के हिसाब से जो वैक्सीन ज़रूरी होती है। तीसरा, जब भी डॉक्टर वैक्सीन देता है तो कार्ड पे या प्रिस्क्रिप्शंस पे बहुत क्लियर कट मेंशन रहता है कि अगली ड्यू डेट कब की है। सो अगर इन सबों को अगर हम फॉलो करें तो चांसेस कम है कि हम वैक्सीनेशन मिस करेंगे। बट अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ एक वैक्सीनेशन मिस हो गई है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शिशु विशेषज्ञ से मिलें, बात करें और कैसे उस वैक्सीन को दोबारा से हम रिज्यूम कर सकें, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि कभी कभी हमारी बुकलेट जो है वो गुम हो जाती है या नहीं मिलती है, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि आप उसका एक डिजिटल प्रूफ रखा करें। एक कैमरा स्मार्टफोन से एक फ़ोटो लेकर रख सकते हैं, स्कैन करके रख सकते हैं, उसकी एक फ़ोटोग्राफ रख सकते हैं। इस ग्राउंड पे हम फ्यूचर में भी अगर ज़रूरत पड़े तो नई वैक्सीनेशन बुकलेट भी बना सकते हैं रिकॉर्ड्स के हिसाब से, पहले जो वैक्सीन पढ़ गई हैं और आगे कौन सी पढ़नी है, इस हिसाब से हम अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा से वैक्सीनेशन बुकलेट बनाई जा सकती है। जी डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन जो है वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध होती हैं और जो प्राइवेट पीडियाट्रिशियन या हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती हैं, पर जो माएँ होती हैं ना बहुत कॉन्शियस होती है, नहीं मैंने अपने बच्चे को तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही वैक्सीनेशन करानी है। तो ये बताइए जो ये फ़र्क है, या इन दोनों में कुछ फ़र्क है इन वैक्सीन्स में, या जो ये सिर्फ हमारी सोच है? एक्चुअली फ़र्क नहीं है, वैक्सीन्स तो वही हैं, बस ये शेड्यूलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट में हम यूआईपी को फॉलो करते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिशनर यूजुअली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो उसमें कुछ एक वैक्सीन ऑप्शनल्स होती हैं जो कि 1-to-1 बेसिस पे हम डिस्कस करके उसको दे सकते हैं जी। बाकी क्वालिटी वाइज देखी जाए तो वैक्सीन सारी वही हैं लगभग। वही मैं ऑप्शनल पे भी सवाल पूछना चाहती थी कि जब हम प्राइवेट वैक्सीनेशन कार्ड देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी जो वैक्सीन्स है वो ऑप्शनल दी जाती हैं, और खासकर इन्फ्लुएंजा की। तो क्या ये वैक्सीन्स मतलब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरी तो नहीं है अगर हम मिस कर दें तो? जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं इसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र आता है। एक तो कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस डेमोग्राफी के हिसाब से हम वैक्सीन चूज़ करते हैं। दूसरा, एज ग्रुप किस एज ग्रुप को हम कैटर करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जिसको वैक्सीन देना है क्या वो इम्यूनिटी वाइज सही है, आई मीन किसी तरीके की इम्यूनो डेफिशिएंसी से बच्चा ग्रसित तो नहीं है, हार्ट लंग किडनी किसी बीमारियों से तो ग्रसित नहीं है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए वैक्सीनेशन एडवाइस की जाती है। सो जो ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स डेफिनेटली इसलिए ईजाद करी गई हैं ताकि हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकें। तो यथासंभव जहाँ भी हो सके वैक्सीन्स ना नहीं कह सकते, हाँ बशर्ते कि डेमोग्राफिक, एज वाइज या फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर गौर ज़रूर फरमाना चाहिए मेरे हिसाब से। और डॉक्टर जो है वो हमेशा एक आपको अवेयरनेस लाता है कि भाई आपके उम्र के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से ये वैक्सीन्स जो हैं ज़रूरी हैं या ये बच्चा इन वैक्सीन्स के लिए एलिजिबल है, तो उस पर ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए डॉक्टर से। ओके, पर्टिकुलर टाइम पे जो पर्टिकुलर वैक्सीन होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? वही वापस उसी बात पे आना होता है कि जैसे सब बच्चा जब भी एक्सपोज होता है किसी बीमारी से, तो अगर वो वैक्सीनेटेड है तो ये पॉसिबल है कि उसको वो बीमारी बहुत सीवियर ना हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 9 महीने में हम खसरे का टीका देते हैं। अगर किसी कारण से बच्चे को खसरे का टीका 9 महीने में नहीं मिलता है और वो 12 महीने या 15वें महीने में जाकर एक्सपोज हो जाता है, तो संभव है कि उसे सीरियस बीमारी हो जाए, क्योंकि खसरा एक सीरियस बीमारी का रूप ले सकती है। लेकिन यही बच्चा अगर 9 महीने पे वैक्सीनेटेड रहता है तो चांसेस कम है कि उसे बीमारी होगी, या फिर होगी भी तो बहुत सीरियस नहीं होगी। इसलिए टाइमली वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे हम बच्चे को सही समय पर एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बन जाती हैं और बच्चा जो है सीरियस इलनेस से बच जाता है। पहले के मुकाबले अब देखा जा रहा है चिकन पॉक्स के मामले भी काफ़ी कम और आते हैं, और काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं। डॉक्टर मुझे ये बताइए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, बहुत ही आजकल इसकी बात हो रही है। तो ये वैक्सीन बच्चे को कब दी जाती है, और क्या फ्लू वाकई में गंभीर बीमारी है? राइट, सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पहले साल हम 2 डोजेज देते हैं, 6 महीने और 7 महीने, और उसके बाद फिर ये सालाना वैक्सीन हो जाती है, यानी कि एनुअल।
नॉर्मली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के शेड्यूल के हिसाब से 5 साल तक हम ज़रूर देते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि बच्चे में किसी तरह की इम्यूनो डिफिशियंसी हो, बच्चा हार्ट लंग किडनी में किसी बीमारी से ग्रसित हो, एजमेटिक हो, तो फिर हमें हो सकता है कि कुछ दिन और देने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो इसके पीछे कारण है देने का कि जो नॉर्मल फ्लू है वो कभी कभी सीरियस हो सकता है, प्लस वायरसेस जो होते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं। आज जो वायरस बिल्कुल जिससे कि बहुत सीरियस बीमारी नहीं हो रही है, वो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद म्यूटेट करके वही काफ़ी सीरियस रूप ले ले। तो इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल म्यूटेंट वेरिएंट्स को कवर करती है, और इसीलिए इसका सालाना डोज लेना भी ज़रूरी होता है, स्पेशली उनके लिए जो कि किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो। किस उम्र तक दी जाती है? तो जैसे मैंने बताया कि 5 साल तक तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सभी बच्चों को रिकमेंड करती है। उसके ऊपर 1-to-1 बेसिस पे, हाँ जी, 1-to-1 बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर बच्चे को उसकी ज़रूरत है या नहीं। और ये अगर बच्चे को ना दी जाए तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती है बच्चे? सो फ्लू रिलेटेड इलनेसेस हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, तेज़ बुखार आ सकता है, और छोटे बच्चे चूँकि उनके रिजर्व्स बहुत कमज़ोर होते हैं, कम होते हैं, तो ऐसे में कभी कभी एडमिट हो जाते हैं। तो वैक्सीन देने का ये रीज़न होता है ताकि अगर बीमारी हो भी तो इतनी सीरियस ना हो कि बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत पड़े। मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। पेरेंट्स मेरे से आकर पूछते हैं कि सर वैक्सीन पड़ी थी फिर भी बच्चे को बीमारी कैसे हो गई। सो वैक्सीनेशन इज़ लाइक वेयरिंग अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग। हाँ जी, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, ये गारंटी नहीं कर सकता कि एक्सीडेंट नहीं होगी, आप गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप गिरेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सेम थिंग अगर आप एक्सपोज होते हैं, जी बिल्कुल, तो सघन बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए कि फीवर होना क्या नॉर्मल है वैक्सीनेशन के बाद? क्योंकि हम जनरली देखते हैं पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि अब बच्चे को वैक्सीन आज लगवाई है तो 2-3 दिन फीवर चढ़ेगा, या ये एक मिथ है कि सिर्फ जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है उनको ही फीवर आता है वैक्सीन के बाद? सो वैक्सीनेशन रिलेटेड कुछ एक बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अंदर फीवर, पेन, बच्चे का क्रैंकी होना, थोड़ा बहुत फीड कम लेना, ये सब बहुत कॉमनली हम देखते हैं। और ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 दिन तक ये वैक्सीन रिलेटेड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, और बहुत बारी बच्चों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी पैरासीटामोल ड्रॉप्स जो आती है वो हम दे देते हैं, या फिर हम आइस के साथ बोलते हैं कि वहाँ पर आप लगा सकते हैं, उससे दर्द में काफ़ी आराम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी जिनकी कम है उन्हीं को फीवर आता है, ये किसी को भी हो सकता है। आजकल कुछ एक वैक्सीन्स की वेराइटीज़ भी आ गई हैं जिनमें कि पेन फीवर स्वेलिंग के चांसेस कम रहते हैं, जिन्हें हम एसेलुलर या पेनलेस के नाम से भी जानते हैं। सो वो भी अगेन ऐसा लगता है कि बच्चे को पहली बार बहुत ज़्यादा बुखार आया था तो हम वो दूसरी वाली वैक्सीन भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, आई थिंक इसके बारे में और जानकारी दे दी जाएगी। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, तो किस उम्र की बच्चियों को दी जाती है वैक्सीन, कितने गैप के बाद दी जाती है, क्यों ज़रूरी है ये? राइट, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। और नॉर्मली ये 9 साल से लेके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तक दिया जा सकता है। 9 साल से 14 साल के बीच में हम इसकी 2 डोजेस देती हैं, 0 and 6 months, और 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम फिर 3 डोजेस देते हैं, 0, 1 to 2 and 6 months। यानी कि 14 वर्ष के बाद 3 डोजेस, और 14 साल के अंदर 9 से 14 साल के बीच में 2 डोजेस। ओके आप चलते चलते हमारे दर्शकों को, खासकर पेरेंट्स को जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जैसे कि बच्चे के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, एक न्यूट्रिशन अच्छा रखने से बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, वैसे ही वैक्सीनेशन टाइमली देके हम बच्चे को सघन या जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। सो नो वैक्सीनेशन इज़ नॉट राइट, डिलेड इज स्टिल ओके। अगर आपको लगता है कि कहीं पे चूक हुई है, आप अपने पीडियाट्रिशियन या शिशु विशेषज्ञ से बात करके उस शेड्यूल को आप रिज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा हमारा बीमारी से, सघन बीमारी से, सीरियल इलनेस से बचा रहे। जी डॉक्टर रमनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि वैक्सीन हमें एक सुरक्षा कवच देती है, सुरक्षा बीमारियों से, और भरोसा एक स्वस्थ ज़िंदगी का। हम सभी जानते हैं कि हर माँ बाप की ज़िंदगी में उनके बच्चे कितने मायने रखते हैं, इसलिए अपने बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसकी वैक्सीन का भी, उसकी जो बाकी सभी ज़रूरतें हैं उसकी तरह ध्यान रखें, ताकि ये सुरक्षा कवच टूटे ना और आपका बच्चा एक स्वस्थ और सेहतमंद ज़िंदगी जिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।